वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 19 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा पहला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज़ है जस्टिस डी के जैन, जो कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन हैं। इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एज अ बीसीसीआई लोकपाल ओम्बड्समैन इनको नियुक्त किया था, जस्टिस डी के जैन जी को। ये पहले ओम्बड्समैन भी हैं बीसीसीआई के, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और बाद में इनको एज ए एथिक ऑफिसर भी बना दिया गया था। अब इनको 2020 के अंदर 1 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गई है एज अ बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहले ओम्बड्समैन है, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात आई है बीसीसीआई की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल के सेक्शन में हमारी आज की न्यूज़ है, भारत ने विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वार 2 के अंदर ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट भेजने का फैसला किया है। तो मॉस्को रशिया की तरफ से भारत को इनविटेशन मिला है विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भारत वहां पे अपना ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट भेजेगा। तो ट्री सर्विस दस्ता भेजेगा मार्च पास्ट के लिए विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वार 2 के अंदर। कहाँ पे होगी ये आयोजित? मॉस्को रशिया के अंदर। कब होगी? 24 जून को होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बात आई है रशिया की, तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 साल के लिए। तो जो टर्म स्टार्ट होगी 2021 से 2022 तक की 2 साल की टर्म के लिए भारत नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्ट हो गया है। अब ये टर्म कब से शुरू होगी? 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत होगी। 2021-2022 के लिए इलेक्शन हुए थे। इसमें भारत नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है। अब बात आई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं इसके? यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन के अंदर? टीएस त्रिमूर्ति जी। टीएस त्रिमूर्ति जी कौन है? भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन। तो इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है यूनाइटेड नेशन से ही। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके 75th प्रेसिडेंट वॉल्कन बॉजकर जी नियुक्त किए गए हैं। और ये पहले टर्किश हैं इस पोजीशन को हासिल करने वाले। तो एज अ प्रेसिडेंट पहले टर्किश को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। कौन? वॉल्कन बॉजकर। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो 75th सेशन है जनरल असेंबली का, ये कब से कब तक होगा? 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2020 तक। और इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के चलते मैनुअल मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है उसको वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा। अगला सेक्शन है हमारा नेशनल और स्टेट न्यूज का। इसके अंदर हमारी आज की न्यूज है कि 21st कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर खोला गया है रांची झारखंड के अंदर। अब ये इसका पर्पस क्या है? कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी को खोलने के पीछे पर्पस क्या है? स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो स्किल डेवलपमेंट करनी, पुनर्वास करना और रोजगार देना। किनको? पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो उसके लिए कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर को सीआरसी को खोला गया है। ये 21st सीआरसी है। कहाँ पे खोला गया? रांची झारखंड के अंदर। किसने इनॉग्रेट किया इसको? थावरचंद गहलोत जी ने और अर्जुन मुंडा जी ने। अब थावरचंद गहलोत जी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। अर्जुन मुंडा जी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड में अभी गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और हेमंत सोरेन जी क्या है? सीएम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैपिटल क्या है? रांची ही है।
आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत है जो वो कहाँ से की गई है, विलेज तेलिहार अब बिहार से। तो बिहार के तेलिहार ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंदर होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी माइग्रेंट्स को और साथ साथ रूरल सिटीजन को। तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये कितने डे लॉन्ग रहेगी, ये 125 डेज लॉन्ग कैंपेन रहेगी। टोटल 6 स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया जाएगा। कौन कौन सी हैं ये 6 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ है हमारी विवेंदी, जो कि एक कंपनी का नाम है विवेंदी। इसने रिकी केज जो कि ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, इनके साथ टाई अप किया है माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए। तो माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा विवेंदी की तरफ, जिसको करेगा कौन, रिकी केज। तो रिकी केज जी जो है ये कौन है, ग्रैमी अवार्ड विनर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिकी केज इंडो अमेरिकन कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और एनवायरमेंटलिस्ट है। तो ये कंडक्ट करेंगे इसको, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, विवेंदी। बात आई है ये कॉन्सर्ट की, तो ये कॉन्सर्ट कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वर्ल्ड म्यूजिक डे के ऊपर, जो कि कब होता है 21 जून को। इसको किसकी सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड वाइड फंड WWF, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज और अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ 50 ईयर्स ऑफ अर्थ डे 2020। तो इन सभी की मदद से इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यूनिसेफ की बात आई है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर, CEO हेनरिटा H4 फाउंड किया गया 1946 के अंदर। तो अगला सेक्शन है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में आज की न्यूज है, मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग के लिए MOU साइन किया है। अब ये फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग क्या है, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग के अंदर क्या होगा, मारुति सुजुकी के जो न्यू कस्टमर होंगे उनको इजीली फाइनेंस मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और इजीली कस्टमर लोन अवेल कर पाएंगे। और करूर वैश्य बैंक 5 मिनट में लोन देने की सुविधा जो उपलब्ध कराएगा कस्टमर्स को। करूर वैश्य बैंक है जो, इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के अंदर है, CEO है PR शेषाद्री। और मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, CEO कौन है, केनिची आयुकावा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप साइन किया है और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कोविड-19। कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कोविड-19 को लॉन्च किया है। अब बात आई है कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मंगलुरु के अंदर, CEO कौन है, महाबलेश्वर MS। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। अब इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ कर्नाटका बैंक के जो कस्टमर है वही अवेल कर पाएंगे। अगर आप कर्नाटका बैंक के कस्टमर नहीं हो और ये इंश्योरेंस पाना चाहते हो, तो आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए कर्नाटका बैंक के साथ किसी भी तरह का, और साथ ही आप इस इंश्योरेंस को पा सकोगे। इंश्योरेंस 120 डेज के लिए एप्लीकेबल होगा और बहुत ही लो चार्जेस के ऊपर ये इंश्योरेंस अवेल करवाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर आधार कार्ड बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन eKYC सर्विसेज को ऑफर किया है कस्टमर्स को। तो आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन eKYC सर्विसेज को ऑफर किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, किसके साथ टाई अप करके, ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ करके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किसके साथ टाई अप किया है, ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन eKYC सर्विसेज। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, CEO है ऋषि श्रीवास्तव जी। इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ICICI होम फाइनेंस ने सरल नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम की शुरुआत की है।
अब ये लोन के अंदर कौन कौन एलिजिबल है? वुमेन, मिडिल क्लास कस्टमर है जो, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो, ये सारे एलिजिबल होंगे इसके अंडर लोन लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम है ये, सरल आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। बात आई है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। एमडी सीईओ कौन है? अनिरुद्ध कामिनी जी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी जीडीपी से। अब जीडीपी दोबारा हम लेकर आए हैं, उसका रीजन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज करके -4% कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट होगी 4% अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एक बार ना आज इसको सारा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। मैं रिवाइज वही चीजें करवाऊंगा जो मुझे लग रहा है कि अब नहीं चेंज होंगी, ठीक है? जो चेंज होंगी उनको अभी हम रिवाइज नहीं करें। बार्कलेज से शुरुआत करते हैं। बार्कलेज ने कहा है कि कैलेंडर ईयर 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 0%। सीआईआई ने कहा है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने, कि -0.9% से लेके +1.5% रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि -1.5% रहेगी। गोल्डमैन सैचेस ने कहा है -0.4%। वर्ल्ड बैंक ने -3.2%। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने -3.7%। एडीबी तो हमने बात की ही कि आज कहा है -4%। क्रिसिल ने -5%। फिच रेटिंग ने -5%। एसएनपी ने -5%। आईसीआर ने भी -5%। तो इनको एक सीरीज में याद कर लीजिए, क्रिसिल, फिच रेटिंग, एसएनपी, आईसीआर, इन सभी ने क्या कहा है? -5%। नोमेरा ने कहा, कितना कहा है? -5.2%। नोमेरा ने कितना कहा है? -5.2%। फिच सॉल्यूशन ने -4.5%। ध्यान रखिएगा अब इस बात का, फिच सॉल्यूशन ने और फिच रेटिंग की दोनों अलग अलग हैं और ये अलग अलग रेटिंग देते हैं। 4.5% अकॉर्डिंग टू फिच सॉल्यूशन और फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग 5%। मूडी के अकॉर्डिंग 4% है। एडीबी के अकॉर्डिंग भी -4 है, मूडी के अकॉर्डिंग भी -4 है। इसको एक साथ याद कीजिए। और फिच सोल्यूशन को अलग से, फिच सोल्यूशन और फिच रेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना है। क्रिसिल, फिच रेटिंग, एसएनपी, आईसीआर को एक साथ याद कीजिए। अब बात है एसबीआई की। एसबीआई के अकॉर्डिंग -6.8% और बर्नस्टीन के अकॉर्डिंग -7% रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। मूडी ने स्वॉन रेटिंग है जो भारत की, उसको BAA3 कर दिया है, पहले BA2 थी। और फिच रेटिंग ने कैटेगरी BBB नेगेटिव रखी है, पहले भी यही थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के लिए फिच रेटिंग ने कितनी कही है? 9.5%। ठीक है, फिच रेटिंग ने कहा है कि 2020-21 में तो रहेगी -5%, लेकिन 2021-22 में रहेगी +9.5%। ध्यान रखिएगा इस बात का। और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2019-20 में कितनी रही? 4.2%। इसका भी ध्यान रखिए। इकोनॉमी के सेक्शन में हमारी अगली न्यूज है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो सेबी ने सेबी सास्ट रेगुलेशन 2011 को अमेंड कर दिया है। ये अमेंडमेंट क्यों की गई है? टू एनहांस प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। अब ये SAST है क्या? सास्ट क्या है? सब्सटेंशियल एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। सब्सटेंशियल एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। अब इसको अमेंड करके ये रूल क्या कहलाएगा? सेबी सास्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट 2020। इसके अंदर क्या चेंजेस हैं उसको समझते हैं हम ध्यान से, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली अगर आप नाबार्ड, सेबी और ये कह लें आप RBI का, इनका एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चेंजेस। तो क्या कहा है सेबी ने चेंजेस के अंदर? पहली चेंज क्या किया है कि प्रमोटर्स ओनिंग 25% और मोर ऑफ शेयर और वोटिंग राइट्स इन कंपनी to increase his shareholding by up to 20% in a year compared to 5%। अब क्या था इससे पहले कि अगर कोई प्रमोटर है जिसके पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर या वोटिंग राइट हैं, तो वो एक साल के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा 5% बढ़ा सकता था। लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 10% कर दिया गया है कि वो शेयर होल्डिंग अपनी कितनी बढ़ा सकता है?
10% तक बढ़ा सकता है। इस बात की गई है पहले चेंज के अंदर। दूसरा चेंज क्या कहा है कि जो कंडीशन ऑफ टाइम गैप है बिटवीन टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, उसको 2 वीक कर दिया गया है, पहले 6 महीने था। तो QIP के गैप को 2 वीक कर दिया गया है 6 महीने से। पहले 6 महीने का गैप आना चाहिए था, अब उसको 2 वीक कर दिया गया। अब QIP क्या है? QIP है कि जो डिबेंचर्स इशू करती है कोई भी लिस्टेड कंपनी, वो कहलाते हैं QIP। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कंपनीज को जो डिबेंचर्स इशू करती है उसके बदले वो इक्विटी शेयर्स देगी, तो उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स क्यों लाए गए थे? सो दैट जो इंडियन कंपनीज है वो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम निर्भर रहे और भारत के अंदर से उसको पैसा मिल सके। तो वो पैसा लेने जो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कंपनी है उससे पैसा उठाती हैं, उसके बदले उनको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आई है सेबी की। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं, एस्टेब्लिश 1992 में हुआ। अब इकोनॉमी के सेक्शन में ही एक और बड़ी न्यूज आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू रूल्स इशू किए हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो HFCs के लिए नए रूल्स इशू किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इस बात का ध्यान रखिए कि 2019 के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रेगुलेटर के रूप में RBI को नियुक्त किया गया था। इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक था इसका रेगुलेटर। अब बात आई है RBI की। तो RBI ने जो रेगुलेशंस नई कही है, जो कहा है कि नए रूल्स, अब बात आई RBI के नए रूल्स की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेकर। तो वो रूल्स क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला क्या कहा है, पहले रूल के अंदर क्या कह रहा है RBI कि जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड है, NOF बोलते हैं जिसको, उसको अब 20 करोड़ कर दिया है इसे। पहले कितना था? 10 करोड़, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया? 20 करोड़। और इसको एक एक ऐसा नहीं है, और इसको ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उनको 20 करोड़ शो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी रनिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। तो जो ऑलरेडी रनिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको इसके लिए टाइम दिया गया है। उनको कहा है कि 1 साल के भीतर आपको 15 करोड़ तक पहुंचना है और 2 साल के अंदर आपको 20 करोड़। लेकिन जो नई अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ रही है तो उसको 20 करोड़ का NOF चाहिए होगा। दूसरा जो रूल कहा गया है RBI की तरफ से वो ये है कि मिनिमम CRAR है, जो कैपिटल रिस्क वेटेज एसेट रेशो, उसको अब 15% कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था? 12%। तो CRAR को 15% कर दिया गया है RBI की तरफ से, 12% था ये पहले। तो आपको पहले वाला डाटा भी याद करना है और अब क्या हो गया है ये भी याद करना है, और इसको भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया जाएगा। RBI ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक इसको 14% और 31 मार्च 2022 तक इसको 15% करना पड़ेगा HFCs को। HFCs को ये CRAR जो मेंटेन करना होता है इसको 15% करना पड़ेगा 31 मार्च 2022 तक और 14% 31 मार्च 2021 तक। तीसरा रूल है क्लासिफिकेशन की जाएगी HFCs की। HFCs मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को क्लासिफाई किया जाएगा 2 कैटेगरीज के अंदर। पहली क्या है? सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट, दूसरी क्या है? नॉन सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट। तो इन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। चौथा रूल क्या है? डिफाइनिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी तक यहाँ कहीं पे भी हाउसिंग फाइनेंस है क्या, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं थी, तो इसको अब डिफाइन कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा है कि हाउसिंग फाइनेंस क्या है? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग यूनिट्स एंड सम अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गिविंग लोन्स टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर एम्प्लॉय हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अब क्या कहा कि अगर कोई आवास को खरीदने, निर्माण करने या पुनर्निर्माण करने या नवीकीकरण मतलब उसको ठीक करने या मरम्मत करने के लिए
इनमें पे कहीं पे भी कोई पैसा खर्च किया जा रहा है वो हाउसिंग फाइनेंस कहलाएगा, और ये सारा रेजिडेंशियल यूनिट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया गया है। उनमें क्या क्या है, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन देना। किस काम के लिए लोन देना, एम्प्लॉय हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सरकारी एजेंसी और कॉरपोरेट को लोन देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवास गृह परियोजनाओं के लिए, एम्प्लॉय हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये सारा हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आएगा। पांचवा रूल क्या है कि जो टोटल एसेट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, उसका 50% हाउसिंग लोन का होना चाहिए। जो भी टोटल एसेट है कंपनी के पास, हाउसिंग फाइनेंस के पास, सपोज किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है, तो उसमें से 50 करोड़ है जो वो हाउसिंग फाइनेंस का हाउसिंग लोन के अंदर होना चाहिए। तो हाउसिंग लोन से उनको, मतलब कि एसेट का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो जो टोटल प्रॉफिट है उसका 50% जो प्रॉफिट है वो हाउसिंग लोन से आना चाहिए। और इस 50% एसेट के अंदर भी 75% जो एसेट है वो इंडिविजुअल के प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो 75% इंडिविजुअल और 25% जो कंपनीज हाउसिंग के अंदर काम कर रही हैं उनके लिए हो सकता है। ये सारा इसीलिए किया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे लोन है, हाउसिंग फाइनेंस लोन है, वो उपलब्ध कराया जा सके ज्यादा से ज्यादा, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और ऐसा भी कहा है आरबीआई ने, अगर ये जो 50% वाली कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो उस हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को एनबीएफसी आईसीसीएस माना जाएगा, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज माना जाएगा, rather देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का दर्जा उससे वापस ले लिया जाएगा और उसको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आईसीसीएस इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो 75% वाली कंडीशन है ना, कि 50% हाउसिंग लोन के अंदर भी 75% आपको इंडिविजुअल को देना है, किसी कंपनी को नहीं देना, उसके अंदर उसको अचीव करने के लिए टाइम दिया गया। उसको कहा गया है कि 2022 तक 60%, 2023 तक 70% और 2024 तक 75% को हासिल करना है आपको। तो ये 5 जो मेन रूल थे, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल रूल सेटल किया है आरबीआई ने। कंट्रोवर्शियल रूल क्या था वो, डबल फाइनेंसिंग। तो कुछ हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या करती थी, पहले तो जो कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है उसको लोन दिया, फिर जो लोग प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे घर खरीद रहे हैं उनको भी लोन फाइनेंस कर दिया, तो डबल फाइनेंस कर देती थी कंपनी। तो उसको रोकने के लिए आरबीआई ने बोला है, या तो आप उस कंपनी को, कॉरपोरेट को फाइनेंस करोगे, या फिर सिर्फ वो इंडिविजुअल को फाइनेंस करोगे, आप दोनों को फाइनेंस नहीं कर सकते, मतलब डबल फाइनेंसिंग पे रोक लगा दी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो नए रूल आए हैं हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। अगर आप किसी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आरबीआई का पेपर है, सेबी का पेपर है, नाबार्ड का पेपर है, आरबीआई का पेपर है, या फिर कोई हाई लेवल का और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम है आपका, तो उसमें ये सेबी वाली न्यूज़ और आरबीआई की ये न्यू गाइडलाइंस हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो आई हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो इनमें से बीच में से वो पॉइंट पिक कर सकता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छे से। तो इसको आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आप तक पहुंचाई जाए और कोई भी मिस ना की जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल क्या करते हैं कि जब ऐसी हाउसिंग फाइनेंस की बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं सेबी की, तो उनके ऊपर अलग से बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, एक ही बार उसमें 10-10 बार बताते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है, इम्पोर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो जनरल आपकी डेली करंट अफेयर की वीडियो है उसी के अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि ये है भी करंट अफेयर, इसी के अंदर इसको इंक्लूड भी करना चाहिए। और मैंने ऐसा भी नहीं किया कि इनको कवर करने के लिए आपकी जो अदर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको मिस कर दूं।
मैंने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए एज सच लाया हूँ, तो इसलिए ध्यान दीजिए चीज़ों की तरफ, अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन ऑब्ituary का। इसके अंदर हमारी आज की न्यूज़ है कि अच्युत उसगांवकर जी जो कि फॉर्मर गोवा मिनिस्टर हैं, उनका निधन हो गया है। तो अगला सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज के अंदर आज हमारी न्यूज़ है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया हमने कब? 18 जून को। तो 18 जून को मनाया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन। तो गैस्ट्रोनॉमी आपको पता है फूड से रिलेटेड है। सस्टेनेबल मतलब ऐसी गैस्ट्रोनॉमी जो आपके सोर्सेज को खत्म ना करे, जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ऐसी गैस्ट्रोनॉमी की तरफ बढ़ना है। इसके अलावा एक और न्यूज़ का ध्यान रखिए, कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया, मुखौटा दिवस मनाया, मास्क डे कर्नाटक ने 18 जून को क्यों मनाया? मास्क की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। आपको पता है कोविड-19 के चलते मास्क पहनना कितना इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने मास्क डे मनाया 18 जून। इसके अलावा अगली न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया हमने 18 जून को। तो ये जो वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया हमने 18 जून को, इसको सेलिब्रेट कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी टर्न है सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करने की जून के अंदर। तो पहला है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, जिसका थीम था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया 1 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, जिसका थीम था बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यूएन और टाइम फॉर नेचर अकॉर्डिंग टू आईआईएसटी। रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, जिसका थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को। और वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को, जिसका थीम क्या था? मे टू शाइन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, जिसका थीम क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को, जिसका थीम क्या था? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। वर्ल्ड विंड डे भी 15 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को, जिसका थीम क्या था? फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को एंड वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे भी 18 जून को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन इसको बार बार रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। रिवीजन में आज का क्वेश्चन है, एशियन पैरा यूथ गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी देश के अंदर होंगी एशियन पैरा यूथ गेम्स 2021? बहरीन के अंदर। Thank you so much for watching the video. Please like the video and share it with your friends.